नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा 2026 की आंसर की जो है कल शाम को जारी हो गई है, ऑफिशियल आंसर की। और आंसर की आने के बाद जो है सभी के नंबर कम हुए हैं। जिन बच्चों के पहले 90 नंबर आ रहे थे, उनके अब जो है आंसर के मिलाने के बाद 75 ही नंबर आ रहे हैं। तो इन बच्चों का क्या होगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जिन भी बच्चों के 78 नंबर, 82 नंबर, 86 नंबर या 90 नंबर आ रहे हैं, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब इन बच्चों को जो है केवल और केवल जो है नाम रजिस्ट्रेशन का खेला ही पास करा सकेगा। ठीक है, अब तो पास कराएगा इनको नाम रजिस्ट्रेशन का खेला। ठीक है, क्या बच्चों, नाम रजिस्ट्रेशन में आप सभी लोगों को 8 से 10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, और किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, और देखना आप जो है क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 78 नंबर वाले, 82 नंबर वाले, 86 नंबर वाले और 90 नंबर वाले भी बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो जनरल वाले बच्चों के लिए 90 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है, पता ही होगा। और जो है अन्य कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस सभी के लिए हम आपको बताएंगे कि आपके कितने नंबर कम हैं, फिर भी आपका जो है क्वालिफाई हो सकता है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आप जो है परीक्षा को पास कर पाएंगे कि नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये ऑफिशियल आंसर की आई थी। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई को दो दो पालियों तथा 4 जुलाई को जो प्रथम पाली में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो और इसमें इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपके जो है 8 से लेकर 14 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक आप लोग ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए था और जो है आयोग ने इसको गलत माना है, यानी कि आयोग ने उसका आंसर दूसरा माना है, तो आप लोग आपत्ति कर सकते हो। ठीक है, आज 8 से यानी कि आज तो 9 हो गई है, और कल ही जो आंसर की आई थी तभी से जो है आप लोग आपत्ति स्टार्ट हो गई थी। और वो आपत्ति जो है 14 जुलाई 2026 तक जो है रात्रि 12 बजे तक चलेगी, यानी कि 12 बजे तक आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए हमने आपको ये दिखाया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो पूर्णतः लागू होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ, देख लीजिए। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना। जब आपने फॉर्म फिल किया था तभी वहाँ पर 9 नंबर एक पॉइंट था, ठीक, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट करके एक था हेडिंग, वहाँ पर आप लोग खुद देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो वही हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप लोग मानो कि यह जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों यानी कि शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है। एक से अधिक दिनों में, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिनों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अब हम बताते हैं नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर मिलेगा, किस शिफ्ट को कितना मिलेगा, इस संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और समझाएंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन जो है लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखो नॉर्मलाइजेशन, आज इस वीडियो में क्या बताएंगे। यूपी टेट 2026 के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने परीक्षा दी है और अब तक आंसर की देकर अपने नंबर निकाल लिए हैं, नंबर मैच के लिए कि आपको कितने नंबर बनने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमने आपको अभी ऊपर ही दिखाया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, ये जानना आपको। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे ये जानना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है, नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तो अगले पॉइंट को समझा जाएगा। तो आंसर की के बारे में हमने आपको बता ही दिया अभी। ठीक है, तो आंसर की क्या पॉइंट यहाँ पर रखने का मतलब ये था कि आपने अपना राज कोड निकाल लिया होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि क्या हो गया होगा कि आपका राज कोड कितना आ रहा है, और जो है आप लोग आपत्ति भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, राह स्कोर से आप लोग अंतिम स्कोर नहीं मान सकते हो। ठीक, जो आपका राह स्कोर आ रहा है उसको आप लोग अंतिम स्कोर नहीं मान रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर की पॉइंट लिया है। अंतिम स्कोर इसलिए नहीं मान सकते हो क्योंकि जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं,
तो राज स्कोर का कोई वैल्यू रह नहीं जाती, ठीक है। हालांकि राज स्कोर के आधार पर ही जो है आपका नामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो नामिनेशन का प्रावधान लागू है, तो यहाँ पर जो है राज स्कोर का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आगे बात करेंगे नामिनेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल नहीं जानते हैं कि नामिनेशन होता क्या है, तो समझ लो नामिनेशन क्या होता है। देखो, नामिनेशन एक संख्यायिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अलग अलग शिफ्टों के बीच कठिनाई का स्तर संतुलित करना होता है, ठीक है। जो अंतर होता है उसको संतुलित करना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को जानबूझकर फायदा या नुकसान दिया जाता है, ठीक है। किसी को जानबूझकर फायदा या नुकसान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल निष्पक्षता बनाए रखना है, ठीक है। क्या रखना है? निष्पक्षता बनाए रखना है और सभी को बराबर करना होता है। नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि जिस शिफ्ट का पेपर आसान था उसके शिफ्ट के बच्चों के जो है नंबर ज़्यादा आएंगे, तो उनके जो नंबर थोड़े कम या फिर एवरेज करके दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा फ़ायदा दिया जाएगा जिनका पेपर टफ होता है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर लिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन को हम एक आसान उदाहरण से आपको समझाने जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे थोड़ा रुक के कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर घटेंगे, ठीक है। तो उदाहरण ये है कि मान लीजिए दो शिफ्टें हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए दो शिफ्टों में पेपर हुआ है। पहले शिफ्ट का पेपर आसान था, औसत अंक कितने हैं? 108 बच्चे के, ठीक है, 108 अंक आए। और दूसरी शिफ्ट जो थी वो कठिन थी, उसमें औसत अंक कितने हैं? 92 आए, ठीक है। कितने हैं? 92 अंक आए। यदि दोनों शिफ्टों की मेरिट बिना किसी संयोजन के बनाई जाए तो आसान शिफ्ट के छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि बिना किसी संयोजन है कि जो नामिनेशन लागू नहीं किया जाएगा, तो जिनकी जो है आसान शिफ्ट थी उनको जो अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि उनको अधिक नंबर मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन जिनका टफ पेपर था उनके कम नंबर आएंगे, उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नामिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसी असमानता को संतुलित करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। तो आयोग जो है किन किन बातों को देखता है? तो आयोग देखता क्या क्या है, जब नामिनेशन करता है तो क्या क्या देखता है? देखो, प्रत्येक शिफ्ट का औसत स्कोर देखता है, प्रत्येक अधिक और कम अंक देखता है, सबसे मतलब अधिक और सबसे कम अंक देखता है, कितने छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए ये भी देखते हैं, प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर देखते हैं, दोनों शिफ्टों के प्रदर्शन का सांख्यिकीय विश्लेषण, यानी कि सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर में जो है एक क्या होता है, फार्मूला होता है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर नामिनेशन किया जाता है। इन सभी के आधार पर जो है राय स्कोर को नॉर्मलाइज स्कोर में बदला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या सभी के नंबर बढ़ जाते हैं? ये भी पॉइंट है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सभी के नंबर बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के नंबर बढ़ जाएंगे। देखो, कठिन शिफ्ट के कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़ सकते हैं, आसान शिफ्ट के कुछ अभ्यर्थियों के अंक थोड़ा कम हो सकते हैं, बहुत छात्रों के अंक लगभग समान ही रह जाते हैं, यानी कि जिनका पेपर लेवल होगा तो उनका जो है बिल्कुल नंबर समान रहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आधा नंबर एक नंबर का या पॉइंट में कुछ नंबर का फर्क पड़ता है। क्या 10-15 नंबर बढ़ सकते हैं? तो कोई निश्चित सीमा नहीं, 10 से 15 नंबर बढ़ भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है कि 10 से 15 नंबर ही बढ़ेंगे, बढ़ भी सकते हैं नहीं भी बढ़ सकते हैं। कई बार बदलाव बहुत कम होता है, यानी कि 1 से 2 नंबर का ही मात्र बदलाव होता है, जब पेपर में ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, लगभग लगभग समान सा थोड़ा सा अंतर होता है, तब 1-2 नंबर का अंतर आता है। कई बार थोड़ा अधिक जो है बदलाव हो सकता है, तब पूर्णतः संभव नहीं होता है कितने नंबर का होगा, कभी कभी 10 से 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं किसी किसी एग्ज़ाम में, और किसी किसी एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी किसी में 1-2 नंबर ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। और किसी किसी सीट में जो है कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, आधा नंबर या 1 नंबर ही बढ़ पाते हैं, कम होते हैं, ठीक है। या पूरी तरह शिफ्टों के वास्तविक अंतर और आयोग द्वारा अपनाई गई सांख्यिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है आयोग द्वारा अपनाई जाती है और इसी हिसाब से नॉमिनेशन दिया जाता है। आगे बात करेंगे, क्या केवल रॉय स्कोर को देखकर चयन तय किया जा सकता है? तो नहीं। यदि आपने अपना रॉय स्कोर देखा है और आपके मान लो 90 नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप क्वालिफाई हो, या आपके 82 नंबर हैं, आप जो है ओबीसी से हो, तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई हो, क्योंकि यदि नंबर घटेंगे तो आप बाहर, नंबर बढ़ेंगे तो आप पास। यहाँ पर यही जनरल वालों के साथ होगा, नंबर बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई, नंबर घटेंगे तो आप बाहर, ठीक है। तो केवल और केवल राष्ट्र को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्वालिफाई हो, ठीक है। तो ये आंसर की से प्राप्त आपका प्रारंभिक स्कोर होता है। यदि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, क्या होता है? यदि नॉर्मलाइजेशन लागू होता है
तो अंतिम जो है मेरिट बनती है किससे बनती है? नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही तैयार हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर का ही मान अधिक रहता है, तब ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप जो है पास माने जाते हो। आगे, क्या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, उनको लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती है, उनको आयोग द्वारा जो गलत आंसर सही किया गया है, तो आप लोग आपत्ति करिए, उसका प्रूफ दीजिए, तो आपका जो है आपत्ति मानी जाएगी और आपको उसको पूर्ण नंबर मिलेंगे, सही पाई जाती है आपत्ति। ठीक है, यदि आप किसी पर ठोस प्रमाण के साथ जो है आपत्ति निर्धारित समय के भीतर अवश्य दर्ज करें। ठीक है, केवल अनुमान के आधार पर आपत्ति दर्ज करने से बचें, क्योंकि उसको खारिज कर दिया जाता है। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह कि सोशल मीडिया पर फैल रहे अपुष्ट, कट ऑफ या नंबर बढ़ाने घटने के अफवाह पर भरोसा न करें। अपने आंसर की अच्छी तरह से जांचें। यदि आवश्यक हो तो हर समय आपत्ति दर्ज करें। यदि आवश्यक हो तो समय पर ही आपत्ति दर्ज करें। फाइनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार करें। ठीक है, तो फिलहाल अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके कितने नंबर हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं जिनके 80 नंबर हैं और 78 नंबर हैं या फिर 86 नंबर हैं। तो यदि जनरल के हैं तो इनकी आवश्यकता होगी 12 नंबर की। ठीक है, नॉमिनेशन के लिए 12 नंबर होंगे तभी ये क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि ये ओबीसी से होंगे तो इनको 4 नंबर की आवश्यकता होगी। एससी से होंगे तो 4 नंबर की, एसटी के होंगे तो 4 नंबर की। ठीक है, यहाँ पर यदि ये जनरल से होंगे तो 10 नंबर की इनको आवश्यकता होगी क्वालिफाई करने के लिए। और यदि इनके ये ओबीसी से हैं तो 2 नंबर की आवश्यकता होगी क्वालिफाई करने के लिए। यदि 86 नंबर हैं तो आपको जनरल के 4 नंबर की आवश्यकता होगी और ओबीसी के लिए कोई नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपके नंबर घटने नहीं चाहिए। यदि नंबर घटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्लस में ही नंबर चाहिए। यदि प्लस में नंबर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस शिफ्ट को मिलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा अधिक किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलता है ये जानना है। देखो, जैसे पहला पेपर हुआ था, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 पहले दिन जब हुआ था, तो जिन्होंने पेपर 1 दिया था तो पेपर 1 का पेपर 1 से नॉमिनेशन होगा, पेपर 2 का पेपर 2 से नॉमिनेशन होगा। ठीक है, जिन्होंने पहले दिन पेपर 1 या पेपर 2 दिया था तो पेपर 1 वालों को, पहले दिन वालों को अधिक नॉमिनेशन का फ़ायदा होगा। ठीक है, अधिक लगभग 7, 8, 9, 10 या 15 नंबर तक का भी हो सकता है। ठीक है, और जिन्होंने पेपर 2 दिया था पहले दिन उनको भी प्लस में जो है 6, 7, 10 या 11 नंबर तक का नॉमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस कंडीशन के अनुसार आप लोग देख लीजिए इतने नंबर आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये एक संभावित है, इतने बढ़ने चाहिए। यदि इसके आसपास आपके नंबर बढ़ते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको सीटेट या सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। यूपी टेट में आप तो बाहर हो चुके होंगे। हालांकि अभी जो है नॉमिनेशन जब तक लागू नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपने आप को बाहर ना मानो। ठीक है, नॉमिनेशन में बहुत से नंबर बढ़ते हैं। बहुत से एग्जामों में हमने देखा है 15 से 20-20 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, 20-20 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं नॉमिनेशन में। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं कितने नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा घटते किसके हैं? तो घटते उसके हैं, अभी तो यहाँ पर शिफ्ट का मतलब ज़्यादा आसान तो कोई शिफ्ट का पता चला नहीं है, मीडियम टू हाई हार्ड ही पता चल रही हैं। तो बात करेंगे, घटते उनके हैं जिनका पेपर थोड़ा इजी आता है। जैसे कि लास्ट में जो पेपर हुए थे, जैसे कि 4 में एक ही पेपर था एक ही शिफ्ट में, तो 4 में जो पेपर था वो पेपर थोड़ा इजी बताया जा रहा है। 3 की दोनों शिफ्टों को पेपर भी थोड़ा इजी बताया जा रहा है कंपेरेटिव टू 2 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो इन बच्चों के जो नंबर घटने की संभावना रहेगी। हालांकि जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में दोनों पहले दिन हुआ था उन दोनों को जो है फ़ायदा होगा, उनको नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, उनके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य किसी छात्र के अंक को कम करना नहीं बल्कि सभी शिफ्टों के बीच निष्पक्ष सुनिश्चित करना होता है। यदि आपकी शिफ्ट कठिन थी और आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो नॉर्मलाइजेशन में आपके लिए जो है लाभदायी
होगा। ठीक है, ये यदि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर शिफ्ट टफ थी तो नॉमिनेशन आपके लिए लाभदायी या लाभदायक भी हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें, केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करें। ठीक है, और तो ये नॉमिनेशन की बात रही। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। सभी लोग अपना रहा स्कोर शेयर करो। तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो शिफ्ट का आधार बताना। ठीक, तो हम जो है नॉमिनेशन को बता देंगे कि आपको कितना नंबर बढ़ सकता है संभव। ठीक है, जैसे कि आपका रहा स्कोर अपने डेट के अनुसार और पेपर के अनुसार बताना कि कौन सा पेपर था। ठीक है, कौन सा पेपर है उस हिसाब से बताना। तो हम रहा स्कोर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपना रहा स्कोर शेयर करना है। जैसे आपके 80 नंबर हैं तो आप लोग लिखना 80। ठीक है, और शिफ्ट लिखना जैसे कि 2 की P1 लिख देना, पेपर 1। ठीक है, या फिर आपके 82 नंबर हैं, 3 की P1 या P2, या आपके 80 हैं, P2 पेपर 2। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना डेट के साथ। ठीक है, जैसे आपका 4 को एग्ज़ाम था, 4 को। ठीक है, और आपका रहा स्कोर लगभग 82 आ रहा है, तो लिख देना 4। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट S1। इस प्रकार से आप लोग अपना स्कोर शेयर कर सकते हो सभी लोग। ठीक, कैटेगरी के अनुसार बताना। हाँ, कैटेगरी के अनुसार अपना स्कोर शेयर करना। जैसे कि यू आर OBC, SC, ST, इन सभी के लिए सेम क्वालिफाइंग है मार्क्स 55%, और यू आर के लिए 60%। ठीक है, तो यहाँ पर 60% का मतलब है यहाँ पर आपको 90 नंबर, कितने 90 नंबर तो लाना ही होगा, और इन तीनों को लगभग 82 नंबर लाना होगा। यदि इसके आसपास नंबर हैं तो आप लोग कमेंट करके जो बताना। यहाँ तक 78 नंबर वाले भी बता सकते हो, जनरल OBC मतलब OBC SC ST वाले। ठीक है, यदि आपके 78 नंबर है तभी आप लोग बताना कि आपके 78 नंबर हैं, बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ जो बताना। तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे कि हाँ इतने नंबर बढ़ सकते हैं, संभावना है। आप लोग जो है वेट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि वेट तो आप लोग करोगे ही करोगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। आंसर किया गया तो रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको नामिनेशन की प्रक्रिया समझाई है। तो जिन बच्चों को नहीं पता था, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नॉमिनेशन में कल नंबर बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। नॉमिनेशन में नंबर बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो समाप्त करेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी UP टेट साथियों के साथ शेयर करें, और स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।